क्या था? पादरी। जो 3 वर्ग हम लोग पढ़े, आज ये जो टॉपिक है वह 3 वर्ग का टॉपिक है। कौन सा अध्याय है? 3 वर्ग का है, मगर अध्याय कौन सा है? अध्याय 6। ठीक है। पादरी क्या काम करता था, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, पढ़ चुके हैं। आज हम कुछ उसके अंश बचे हुए थे, चर्च और समाज। जो चर्च था, चर्च का मुखिया पादरी को पढ़ चुके हैं। चर्च जो था, समाज का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जो त्योहार है, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे विवाह हो, सभी का आयोजन चर्च में हुआ करता था। क्लियर? यस। चर्च में त्योहार भी हुआ था। त्योहार जैसे कि जो पुराने रोमन त्योहार थे, अब नए में 4वीं सदी के आसपास नए में आगे तब्दील हो गए। जैसे कि क्रिसमस कब मनाया जाता? 25 दिसंबर मनाया जाता है। ईसा मसीह का जो जन्म है उसको क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईस्टर, ईस्टर जो है ये भी देखा है, क्योंकि ईसा मसीह के जो पुनर्जन्म है, पूर्व मतलब पुनः जन्म को ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। तो ये त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयोजन भी होते थे। त्योहार हो रहे हैं तो कृषक लोग भी क्या करेंगे, धूमधाम के मनाते थे। काम में बिजी तो रहते थे वो लोग, मगर त्योहारों के समय वो काफी अधिक पैसे भी खर्च करते थे और धूमधाम से मनाते थे। तो यहाँ पर समझ में आया कि जो चर्च और समाज दोनों जुड़े हुए थे। समाज का एक प्रमुख अंग बन गया था चर्च। चर्च में ही सब आयोजन होना है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ चर्च और समाज कैसे स्थिति थी उस समय के। समाज त्योहार मनाया करते थे जो ईसाई धर्म से संबंधित रहते थे। ठीक है। हम देखेंगे दूसरा वर्ग, देखेंगे अभिजात वर्ग। 3 वर्ग जो अध्याय है, 3 वर्ग में पहला वर्ग पढ़ चुके हैं। दूसरा वर्ग आ रहा है अभिजात वर्ग या भूस्वामी वर्ग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लार्ड को भी पढ़ेंगे। लार्ड कौन थे? तो यहाँ पर आपको अभिजात वर्ग से अर्थ है भूमि का मालिक। राजा जो था वह किनको देता था? अभिजात वर्ग को भूमि दान देता था, बदले में उनसे टैक्स लेता था राजा। ठीक है। तो अभिजात वर्ग जो था उनके पीछे एक प्रकार का, राजा और अभिजात वर्ग के बीच वेशलेस प्रथा लागू थी। आपसे प्रश्न पूछेगा वेशलेस प्रथा क्या है? तो यहां पर हम लोग देखेंगे, इसका अर्थ होता है फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव, है ना। इसका जो अर्थ भी याद रखिएगा, जो शासक हैं, राजा जो हैं, उनका समाज से जुड़ाव, लोगों से जुड़ाव ही वेशलेस प्रथा का तात्पर्य है। इसमें क्या होता है, हम देखा कि भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन थे। जो अभिजात वर्ग हैं, भूमि के जो स्वामी हैं, वो किसके अधीन है? राजा के। सबसे ऊंचा राजा, राजा के अधीन है अभिजात वर्ग। भूमि का मालिक खेती नहीं कर रहा है, करवाएगा ही, मगर ये भूमि की सुरक्षा प्रदान करता था अभिजात वर्ग, है ना। इनका जो रहने का जगह था, आलीशान महल था, मेनर कहते हैं। आगे पढ़ी, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो अभिजात वर्ग है वह राजा के अधीन थे। क्लियर? यहाँ पर देखा गया है कि लाड का अर्थ क्या होता है? रोटी देने वाला या दास की रक्षा करने वाला। लाड मतलब अभिजात वर्ग ही है, भूमि का स्वामी। एक लाड के अधीन या तो अभिजात वर्ग के अधीन हजारों एकड़ जमीन रहा करता था, और उसमें जो खेती करते थे कृषक वर्ग, जो खेती वर्ग हैं, उनकी सुरक्षा प्रदान करता था कौन? अभिजात वर्ग, जिसको हम लोग दूसरे अर्थ में लाड बोलते हैं, तीसरे अर्थ में भूस्वामी बोलते हैं। तो 3 नाम है उसके, भूस्वामी, लाड, अभिजात या भूमि का मालिक। अपने दास मतलब कृषकों को क्या करता था? सुरक्षा देने का गारंटी देता था कि मेरे खेतों में अगर काम कर रहे हो तो सुरक्षा मैं दूंगा तुमको, है ना। तो ये था सामंती सेना। इनका एक अभिजात वर्ग का एक सामंती सेना था, सेना था एक। जब राजा को जरूरत होता था किसी दूसरे राज्य में आक्रमण करने का, तो राजा के पास सेना नहीं हुआ करती थी। सेना का गारंटी अभिजात वर्ग लेता था। राजा के पास जमीन भी नहीं है,
राजा के पास सैनिक भी नहीं है, ये जमीन और सैनिक किसके पास है? अभिजात वर्ग के पास। अभिजात वर्ग के सैनिक कहां से बनेंगे भाई? कृषक। कृषक जो है, किसान जो है, वह साल में 40 दिन सैनिक का काम करते हैं। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन में हर कृषक, हर दास 40 दिन सेना का काम करेगा। वो सैनिक भी बन जाता है, मजदूर भी बन जाता है और किसान भी बन जाता है ना। तो ये सामंती सेना ही थे जो अभिजात वर्ग थे। यहाँ पर वेसलेस प्रथा यही है। वेसलेस प्रथा का अर्थ है कि राजा के अधीन जमीन भी नहीं है, ना सैनिक है, मगर जो अभिजात वर्ग है राजा के अधीन, वफादार है राजा का। ठीक है, तो ये समझ में आया खुशबू? वेसलेस प्रथा आया समझ में? वेसलेस प्रथा में होता यह है कि राजा का प्रतिनिधि कौन है? अभिजात वर्ग। यही सेना रखा है, यही जमीन रखा है, बदले में राजा को टैक्स दे रहा है। ठीक है, अब देखेंगे मेनर की जागीर। मेनर क्या है? मेनर का अर्थ होता है यहाँ पर, मेनर आएगा। मेनर मतलब एक बड़ा सा महल जहां लाट रहता है, जहां अभिजात वर्ग रहता है, जहां भूमि स्वामी रहता है। तो यहाँ पर ये आएगा कि मेनर क्या है। तो प्रश्न पूछेगा मेनर, तो आपको बताया 3 वर्ग में से दूसरा वर्ग का रहने का स्थान, जिसको हम वर्तमान में महल समझते हैं, विशाल काय भवन समझते हैं, वहां में कारखाना भी होगा और कृषि योग्य भूमि भी होगी, बहुत सारे मजदूर होंगे, सब यहाँ रहते हैं मेनर में। तो मेनर, एक छोटा मेनर की बात करें तो छोटे मेनर में 12 परिवार हुआ करते थे, 1 दर्जन परिवार। और बड़े मेनर में या बड़े जागीर में ये 50 से 60 परिवार होते थे। मतलब बड़ा सा जो महल टाइप का घर दिख रहा है, वहां पर इतने परिवार रह सकते थे। सोचिए कितने एकड़ में फैला रहा होगा। और यहाँ पर जो मेनर है, मतलब बड़े जो महल हैं, उसमें पुरुष लोग काम कर रहे हैं राजमिस्त्री का, इमारत बनाने का, युद्ध के हथियार बनाने का, और इसके अलावा बहुत सारे काम करने का, खेती करने का, किसानी करने का, मजदूरी करने का पुरुष काम करता है। स्त्री क्या काम कर रही है? हाँ, सूत काटने का, कपड़े बुनने का। और बच्चे क्या कर रहे हैं? जो मदिरा कारखाने हैं वहां पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम देखा गया है कि इस मैनर में एक चर्च भी हुआ करता था। एक बड़ा सा विशाल काय जो क्षेत्र था, है, वो अपना गांव का प्रतिनिधि भी करता था, जिसको मैनर कहते थे। उस मैनर में चर्च भी हुआ करता। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप कहीं मॉल जाओगे, मॉल में सब मिल रहेगा। वहां पर एक मॉल है, वहां आपको राशन पानी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, है ना। और आपको वहां पर क्या मिलेगा? जिम वाला भी मिलेगा, इंटरटेनमेंट मिलेगा, सिनेमा मिलेगा, सब मिल रहा है। वैसी मैनर एक बड़ा सा विशालकाय महल था, जहां पर कारखाने भी हैं, जहां पर 50 से 60 परिवार भी रहते थे, जो ये सब थे, पुरुष, स्त्री, बच्चे, मदिरा कारखाना था वहां। ठीक है, और हम देखेंगे कि जो मैनर था, सुरक्षा की दृष्टि से क्या किया गया। जैसे चर्च की बात करें तो चर्च बीच में है, उसके चारों तरफ क्या है? बाउंड्री। ये विद्यालय है ना, विद्यालय के जितना भी इसका जमीन होगा विद्यालय के अंतर्गत, वहां पर क्या है? बाउंड्री लगा हुआ है ना। वैसे चर्च जहां होती थी उसके क्या थे? बाउंड्री लगे होते थे, है ना। और इसके अलावा बाउंड्री के बाद क्या था? खाइयां, गहरी खाई, गहरे क्षेत्र, जहां पर क्या भरा होता था? पानी। अब बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे, जब चर्च का व्यक्ति या मैनर का व्यक्ति कहीं बाहर जा रहा है तो क्या होता था? विशेष प्रकार का दरवाजा, गेट ऐसी गिरता है जो पानी उस पर ना गिर के एक तरफ पुल टाइप का काम करता है, उसमें से गए जाने के बाद फिर बंद हो जाता है। इसमें बाहरी व्यक्ति जो अगर या युद्ध करने वाले सैनिक आ रहे हैं तो वो ये नदी को पार नहीं कर पाते थे, है ना। मगर व्यक्ति को जाना है तो वो क्या, पुल की तरह दरवाजा खोला, चला गया। समझ देखे हो ना फिल्म? तो ये होता था। नाइट क्या है? नाइट के बारे में भी देखा गया है कि एक प्रकार का अभिजात वर्ग भी अपना एक क्या रखा था? सुरक्षा।
की दृष्टि से क्या किया था, सैनिक रखा था, जिसको नाइट कहा गया है ना। अभिजात वर्ग, राजा ने रखा अभिजात वर्ग को, अभिजात वर्ग ने नाइट रखा। ये सामंती सेना तो थी, किसानों की सेना, मगर ये पारंगत थे सैनिक, प्रशिक्षण किए हुए थे, प्रशिक्षित थे लोग, ट्रेनिंग किए हुए थे, ठीक है। तो ये नाइट थे। हम देखेंगे तीसरा वर्ग, देखेंगे तीसरा वर्ग क्या है, किसान वर्ग, है ना। तीसरा वर्ग जो है किसान और यह बंधक है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि बीफ जो है, ये जो लार्ड है, भूस्वामी जो है, नाइट को देता है एक विशेष क्षेत्र का भूमि, तकरीबन 1000 एकड़ भूमि रहा होगा, जिसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, नाइट। तो इसी को बीफ कहा गया, ठीक है। तो वो भी क्या, तीसरा वर्ग जो है किसान, बस हो गया। तीसरा वर्ग जो है बंधक है, किसान। ये क्या है, बोला गया है कि साल में 40 दिन सैनिक का काम करेगा, सप्ताह में 3 दिन क्या करेगा, मजदूरी किसान का काम करेगा। किसके अंतर्गत, लार्ड के अंतर्गत बेगारी करेगा। इसके लिए कोई मेहनताना नहीं लेगा ना, वो मजदूरी नहीं लेगा। इसके अलावा हमको देखा गया है कि राजा भी इनसे वसूलता है कर, जिसको गया है टेली, टेली कहा गया है, जो प्रत्यक्ष कर है, जो डायरेक्ट राजा को देना होता था। इस प्रकार से 3 वर्ग हुए। पहला वर्ग है चर्च पादरी, संख्या सीमित कम है। उसके बाद है अभिजात वर्ग, भूस्वामी या लार्ड, जो संख्या में पादरी से ज्यादा थे। तीसरा वर्ग और अंतिम वर्ग है किसान, बंधक या स्वतंत्र, जो बहुत अधिक संख्या में हुआ करते थे। तो ये जो 3 वर्ग जो टॉपिक है, 3 वर्ग के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछेगा 3 वर्ग क्या है, समझाइए, तो बन जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को विषय संबंधित जो भी प्रश्न पूछा हुआ पूछिए, कोई डाउट हो तो। समझ में आया कि नहीं, डाउट क्लियर करना चाहिए। डाउट क्लियर होगा तो अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।